चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे किण्वन के बारे में। जैसे हमने पहले पढ़ा था श्वसन में, रेस्पिरेशन में, कि श्वसन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दो प्रकार के जो रेस्पिरेशन है वो पाए जाते हैं जीवों में। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है ना, और बहुत सारे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो टूटते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की भारी मात्रा में उत्पत्ति होती है ना। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, तो वह रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में ही, ठीक है, ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में ही क्या होता है, यहाँ पर जो है फूड मटेरियल्स का जो है ब्रेकडाउन होता है, श्वसनीय पदार्थों का ब्रेकडाउन होता है ना, रेस्पिरेटरी मटेरियल्स का ब्रेकडाउन होता है ना। और इसमें क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा में एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तथा साथ साथ इसमें एल्कोहल आदि का क्या होता है, निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये जब कोशिका के अंदर होता है, जब अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका के जब अंदर होता है, कोशिका के अंदर में जब होता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन जब यही एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कोशिका से बाहर होता है ना, कोशिकाओं से बाहर होता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि किण्वन अनाक्षिक श्वसन की तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण एथाइल एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में विघटन की क्रिया कोशिका के अंदर ना होकर के जैविक कोशिका के द्वारा स्रावित एंजाइम के कारण कोशिका के बाहर स्थित कार्बनिक पदार्थ या उसके विलयन में संपादित होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट नंबर है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो शर्करा का जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा, लेकिन इसमें अंत्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो एथिल एल्कोहल का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज के विघटन के फलस्वरूप एथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण और ऊर्जा की विमुक्ति के साथ साथ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एल्कोहलिक किण्वन या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में यीस्ट कोशिकाएं जो होती है या अन्य सूक्ष्म जीवों की जो कोशिकाओं के द्वारा है ना, विशिष्ट एंजाइम साबित किए जाते हैं जो कि एल्कोहल के निर्माण को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि किण्वन की क्रिया यीस्ट तथा कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपादित होती है, और जबकि अनाक्षिक श्वसन की क्रिया उच्च वर्गीय पौधों में भी क्या होती है, संपादित होती है। ठीक है, तो किण्वन की क्रिया बहिर्कोशिकीय यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है, क्योंकि यहाँ श्वसनीय जो माध्यम होता है ना, रेस्पिरेटरी जो सब्सटेंस होते हैं वो कोशिका के बाहर में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, कोशिका के बाहर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक किण्वन है तो जाइमेज समूह यानी कि जाइमेज कॉम्प्लेक्स के जो एंजाइम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जबकि अनाक्षिक श्वसन में ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम तथा पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज के साथ साथ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, सेकंड नंबर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, तो किण्वन की वह प्रक्रिया जिसमें है ना शर्करा से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल फर्मेंटेशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया दो जीवाणु जैसे कि बैक्टीरियम लैक्टिक एसिडी तथा बैक्टीरियम एसिडी लैक्टी के उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि यही दोनों जीवाणु दुग्ध शर्करा को लैक्टिक एसिड में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। मतलब दुग्ध जो शर्करा होते हैं, दुग्ध में उपस्थित जो शर्करा होते हैं उसको किस में बदल देते हैं, ये एसिड में, लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तो वहाँ पर भी कौन सी क्रिया हो रही है, फर्मेंटेशन की क्रिया हो रही है। मतलब दूध से जब दही का निर्माण होता है तो वहाँ पर भी फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर श्वसन पदार्थ के ऑक्सीडेशन के बाद में है ना, नहीं विदाउट ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, है ना, ब्रेक डाउन होता है लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के जब इस प्रकार का फर्मेंटेशन होता है तो इसमें क्या बनता है, क्या बनता है इसमें, तो एसिटिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ना, तो ये एसिटोबैक्टर एसिडी के कारण संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद है ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इस फर्मेंटेशन में, और एक क्लास्ट्रीडियम
ब्यूटारिकम और बैसिलस ब्यूटारिकम के कारण संपन्न ये होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके पश्चात ग्लूकोज के विघटन का वैकल्पिक मार्ग, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, मतलब कौन कौन से माध्यम से होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो कुछ जीवों एवं पौधों में ग्लूकोज के अपघटन के लिए क्रेब्स चक्र के अतिरिक्त भी अन्य चक्र पाया जाता है ना, जिसमें बहुत सी पेंटोस शर्करा, एक 7 कार्बन युक्त शर्करा एवं एक 4 कार्बन युक्त शर्करा भाग लेती है ना। इसे पेंटोस फास्फेट पाथवे है ना, या हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट भी कहते हैं। चलिए देखते हैं ये पेंटोस फास्फेट पाथवे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर पेंटोस फास्फेट पाथवे। तो पेंटोस फास्फेट पाथवे को पीपीपी के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिपल पी के भी नाम से जाना जाता है, को एचएमपी यानी कि हेक्सोज मोनोफास्फेट पाथवे के नाम से भी या फिर संट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो पीपीपी चक्र की विभिन्न जो रासायनिक क्रियाओं का वर्णन है वो किन्होंने किया था, होरेकर एवं रेकर ने 1951 में किया था, होरेकर एंड रेकर ने। ठीक है, होरेकर एंड रेकर ने कब किया था, तो 1951 में किया था। पेंटोस फास्फेट पाथवे में है ना NADPH2, ठीक है, NADPH2 के 12 अणु का निर्माण होता है, जिसमें 36 एटीपी का क्या होता है यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, 36 एटीपी का यहाँ पर निर्माण होता है पेंटोस फास्फेट पाथवे में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर है, तो पेंटोस फास्फेट पाथवे चक्र प्रायः पुरानी कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये पुरानी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके पश्चात फिफ्थ नंबर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, कहा गया है यहाँ पर कि इस क्रिया में ग्लूकोज 6 फास्फेट का अणु शंट की भांति कार्य करता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट का जो अणु है वो किसकी भांति कार्य करता है, शंट की भांति कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आगे। ये देखिए, यह है पेंटोस फास्फेट पाथवे का चार्ट। तो चलिए इसमें देखते हैं कि ग्लूकोज 6 ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज का 6 मॉलिक्यूल, ये क्या करता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में है ना 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी से क्रिया करके उसको 6 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी में इसको क्या कर देता है, परिवर्तित हो जाता है और खुद बदल जाता है, या किसमें 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ये 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो है जल के साथ क्रिया करता है, और इस दौरान डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में है ना क्या होगा कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADP जो होता है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 में परिवर्तित हो जाता है, और स्वयं जो ग्लूकोज होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, फास्फो ग्लूकोनिक एसिड में, है ना 6 फास्फो ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाता है, जो कि 6 कार्बन वाला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो 6 फास्फो ग्लूकोनिक एसिड है ये है ना फिर से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस के साथ क्रिया करता है, उसको 6 NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इस दौरान जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और ये बदल जाता है 6 राइबोज 5 फास्फेट में बदल जाता है। 6 राइबोज 5 फास्फेट मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज 5 फास्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये क्या बनाता है, रिबलोज 5 फास्फेट का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिबलोज 5 फास्फेट और है ना 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिबलोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबलोज 5 फॉस्फेट एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ जाइलोज 5 फॉस्फेट का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में है ना 2 मॉलिक्यूल जो राइबोज है ना 5 फॉस्फेट बना हुआ है ये चेंज हो जाता है टू, और 4 मॉलिक्यूल ऑफ जाइलोज 5 फॉस्फेट जो है ये चेंज हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ सीडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सीडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में ये बदल जाता है ना, जो कि 7 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है, 7 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो ये जाइलोज 5 फॉस्फेट है, ये है ना 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में भी बनाते हैं, 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट ये भी बनाता है। ठीक है, अब ये 2 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो 2 इरिथ्रोज 4 फास्फेट के 4 कार्बन वाले यौगिक का क्या करता है, ये निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सीडोहेप्टुलोज जो 7 फॉस्फेट है ना, ये ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में है ना ये 5 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो जाइलोलोज है ना, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट, ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का यहाँ पर क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का ये फॉर्मेशन कर लेता है। इसके पश्चात जो आइसोमरेज एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, ये क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो पेंटोज फास्फेट पाथवे से 36 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। 36 एटीपी है ना, 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर दो जगह पर क्या बन रहा है, एक ये वाला जगह और ये वाला जगह NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। 6 मॉलिक्यूल है ना, 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, जिससे 36 है ना, 36 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं पेंटोज फास्फेट पाथवे का महत्व। ठीक है, पेंटोज फास्फेट पाथवे का महत्व, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, तो यह पथ कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए है ना, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए है ना, एकांतरित पथ यानी कि अल्टरनेटिव रूट का कार्य करता है। मतलब एक अलग तरीके से ही ये क्या करता है, जो शर्करा का जो उपापचय है उसको ये क्या करता है, संपन्न करता है। इसके बाद सेकेंड नंबर देखते हैं, तो इस क्रिया के फलस्वरूप NADPH2 का निर्माण होता है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय एक अपचायक पदार्थ की भांति कार्य करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर है, इस क्रिया के फलस्वरूप राइबोस शर्करा का निर्माण होता है, जो कि नाभिकीय अम्लों के निर्माण में काम आता है। किसके, नाभिकीय अम्लों के निर्माण में ये काम आता है। फोर्थ नंबर देखते हैं, तो इस क्रिया में बिना इरिथ्रोज या लिग्निन के निर्माण के काम आता है। ठीक है, इस क्रिया में बना इरिथ्रोज और लिग्निन, ठीक है, इरिथ्रोज जो होता है वो किसके निर्माण के काम आता है, लिग्निन के निर्माण के काम में आता है। इसके बाद है श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, श्वसन की दर को कौन कौन से कारक है प्रभावित कर सकते हैं। तो श्वसन की क्रिया की दर कई प्रकार के कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। सामान्य परिस्थितियों में जो वायवीय श्वसन की दर है ना, श्वसन पदार्थ एवं ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, परंतु कई उदाहरणों में यह देखा गया है कि इनमें ऑक्सीजन के कारण शर्करा का विघटन रुक जाता है तथा उनका संचय होने लगता है। इसे पास्चर प्रभाव या फिर पास्चर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसमें, आधुनिक अध्ययनों पर है ना, आधार पर शोषण की दर को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला नंबर है आंतरिक कारक और सेकंड नंबर क्या है, बाह्य कारक। तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक कारक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे है जीव द्रव्यीय कारक, सबसे पहले कारक है इसमें जीव द्रव्यीय कारक है ना। तो शोषण की जो दर है वो जीव द्रव्य की मात्रा, सांद्रता, क्रियाशीलता पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है। तो प्रविभाजी यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है, अतः इसमें शोषण की दर अधिक होती है। इसके विपरीत जो परिपक्व कोशिकाओं में शोषण की दर धीमी होती है। इसके अतिरिक्त शोषण की दर जीव द्रव्य के पीएच है ना, जल की मात्रा एवं उसके उपस्थित एंजाइम, श्वसन एंजाइमों के प्रकार पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर है श्वसन पदार्थ की सांद्रता है ना। तो कोशिका में उपस्थित जो श्वसन पदार्थ की सांद्रता श्वसन की दर को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक होती है, क्योंकि यदि कोशिका में श्वसनीय पदार्थ नहीं पाए जाएंगे तो श्वसन का दर जो है वो क्या होगा, काफी कम होगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि यदि अन्य कारक है ना, सीमा कारक नहीं होते तब श्वसन की दर में श्वसन पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। यही कारण है कि प्रकाश में रहने वाली हरी पत्तियों में श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात सूखी तथा पीली पत्तियों की अपेक्षा में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं बाह्य कारक। जो बाह्य कारक होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो किस प्रकार से जो फोटोसिंथेसिस की जो दर है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले है प्रकाश है ना। तो प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन की दर को प्रभावित करता है। इमर्सन एवं लेमिश नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1943 के अनुसार उपयुक्त प्रकाश में है ना, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है तथा श्वसन पदार्थ का समुचित मात्रा में निर्माण होता है, अतः श्वसन की दर अधिक होती है। ठीक है। प्रकाश के प्रभाव में है ना, पौधे के तापक्रम में वृद्धि हो जाती है, अतः श्वसन की दर में भी वृद्धि होने लगती है। ठीक है।
चलिए इसके पश्चात देखते हैं तापमान। जो तापमान होता है ये भी कैसे किस प्रकार से जो है श्वसन की दर को प्रभावित करता है। तो सामान्यतः श्वसन की क्रिया के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य होती है, परंतु तापमान में और वृद्धि होने पर श्वसन की जो दर है वो एक निश्चित अवधि तक क्या होती है, उसमें वृद्धि होता है, और अधिक तापमान बढ़ने पर यह श्वसन की दर जो है वो उसमें क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो तापक्रम -0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है, जबकि कुछ शैवालों में यह क्रिया 60 डिग्री सेल्सियस पर भी जो श्वसन की क्रिया है वो होता रहता है। इसके बाद है वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता। वातावरण में यदि ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है तो श्वसन का दर भी अधिक होगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया के लिए है उपयोग किया जाने वाला जो ऑक्सीजन है वो अधिक मात्रा में हमको वातावरण से प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद है CO2 की सांद्रता, है ना। वातावरण में CO2 की सांद्रता स्थिर यानी कि 0.03 होती है, अतः श्वसन की दर पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वाटर, है ना। तो जल समस्त जैविक क्रियाओं में एंजाइमों की भांति क्रियाशील के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइमों की जो क्रियाशीलता है उसके लिए जो होते हैं क्या, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल आवश्यक होते हैं, अतः जल की कमी होने पर श्वसन की दर जो है वो बंद हो जाती है। यही कारण है कि शुष्क बीजों में श्वसन की दर अत्यंत धीमी होती है, क्योंकि यह अवस्था में बीजों का जो जीव द्रव है वो सुसुप्त यानी कि डोरमेंट कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है अकार्बनिक लवण। ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो होते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं श्वसन की दर को, इसके बारे में बात करते हैं। तो पादप शरीर में अकार्बनिक लवणों की जो सांद्रता में वृद्धि होने पर उसमें श्वसन की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि पौधों में लवण विलयन में रखने पर श्वसन की दर में वृद्धि पाई गई, इसे लवण श्वसन या फिर साल्ट रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए ये कंप्लीट हुआ।